Good evening, and thanks so much for tuning in to this special broadcast between ET Now and ET Now Swadesh. This is the weekly Jugalbandi episode of The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew, and with me is Kavita Thapliyal. Kavita, always a pleasure doing a show with you. But not a lot of people look at the bond market here in India. A lot of focus is given to the equity markets. But if you look at the bond yields, there's a story that they will tell. And if you look at the bond yields over the last few weeks, you'll have noticed that they're heading upwards. In fact, after the presentation of the budget and this week, you had the yield on the 10-year government bond hit 6.9%. And what that means is that the government of India is borrowing for 10 years at a rate that is higher than what you would get on an HDFC home loan. Why is this happening? And what does it mean for your finances? That is what we're going to find out this week, Kavita. आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो कैसे आपकी जो फिक्स्ड इनकम की कमाई है वो आगे चलकर बढ़ेगी या उस पर किस तरह से असर पड़ेगा। आपको अपने निवेश और कर्ज में इस तरह की बॉन्ड यील्ड्स के इजाफे पर तालमेल बैठाना है। अपने पोर्टफोलियो में क्या डेट निवेश को लेकर किसी भी तरह की तब्दीली करनी है, क्या हाई लॉक इन इंटरेस्ट रेट पर आपको तवज्जो देना चाहिए मौजूदा समय में, इस पूरे समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे इस आज की पेशकश द्वारा। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह का, और साथ ही हमारे साथ सीएफपी पूनम रुंगटा भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। पूनम, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हम जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग आज भी फिक्स डिपॉजिट की ओर बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों की दिलचस्पी होती है, क्योंकि हम अक्सर क्योंकि हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं, इक्विटी में निवेश की बात करते हैं, अभी भी पेनिट्रेशन यहाँ पर बहुत कम है एफडी के मुकाबले, एफडी में निवेश के आंकड़ों के मुकाबले। लेकिन अब जिस तरह हमेशा हम लोगों को समझाते हैं कि जब बॉन्ड यील्ड्स में आपको बदलाव आता हुआ देखता है, इनकी कीमतों में आपको जब बदलाव आता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं समय आ जाता है कि आप उम्दा ब्याज दरों पर, ऊंची ब्याज दरों पर अपने पैसों को लॉक करने की कवायद शुरू कर दें। जिस तरह से डायरेक्शनली हम इंटरेस्ट रेट के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं इस देश में, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में फिक्स डिपॉजिट या अगर मैं डेट निवेश की बात करना चाहूँ उसकी ओर रुझान बढ़ाना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने का क्या समय आ गया है डेट निवेश के लिहाज से? कविता, ये जो आपने बात कही है कि इंटरेस्ट रेट यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, यानी अगर यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होते हैं। इससे जो डायरेक्टली बॉन्ड में निवेश करते हैं उनके को रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिलते हैं। और वहीं आप बैंक्स की बात करें तो बैंक जो फिक्स इंटरेस्ट देता है उन्हें एक स्प्रेड मेंटेन करना होता है बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग के बीच में, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड का रुख करते हैं डेट निवेश के लिए, उन्हें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि अगले 3 से 6 महीने तक जब तक इंटरेस्ट रेट यील्ड स्टेबलाइज नहीं हो जाती, वो लोग नेगेटिव या काफी लो रिटर्न्स देख सकते हैं। तो उन्हें अभी डेट म्यूचुअल फंड से अपना रुख हटा देना चाहिए फॉर द टाइमिंग, और लिक्विड या आर्बिट्राज टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट मतलब अपना पैसा पार्क करना चाहिए, ताकि उन्हें जो भी वोलेटिलिटी है डेट मार्केट्स की उसको वो उससे बच पाएं। और इसके अगेंस्ट अगर बैंक एफडीज की बात करें तो उधर नेचुरली अभी रिवाइज हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि वहां जो स्प्रेड मेंटेन करना है उसकी वजह से निवेशकों को वहां ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने डेट निवेश को इस वक्त देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ वोलेटिलिटी इक्विटी मार्केट के ही हिसाब से काफी ऊंची नीची चल रही है। Very well put. But before we get into strategies, Poonam as well as Kirtan, I want to get into the why of it. Why are bond yields suddenly going up? And not just in India, right, Kirtan? You're seeing bond yields in the US also that are climbing. And in fact, a large part of the impact on equity markets is being viewed as the increase in bond yield. So why is the bond yield in India going up? Alex, thank you so much for having me on the show.
So, Alex, if we go back slightly more to the start of where the pandemic started, right? Typically, you would see that in any of these crises, a lot of liquidity is pumped in the market. To give you a little stat, Fed pumped in this time around in this crisis 5 times more money than it actually put in during the 2008 crisis. So much of money is flooded in the system. Interest rates were got down to zero, right? This typically was done so that demand could revive, and that is exactly what happened when so much of money was infused in the system. Demand actually revived, but because this was also coupled by supply chain disruption because of COVID, both of these things together, too much of liquidity in the market and also demand supply mismatch or supply chain disruption because of COVID, actually led to prices of commodities actually move up. So, to a larger part, globally, everybody was expecting that this inflation is transitory in nature because as soon as COVID the situation is taken care of, your supply chain will come back and hence inflation would come down. But if you notice over the last 3 months, globally, all central banks have started accepting that this inflation that we are seeing is actually demand pulled inflation because of too much of liquidity being infused in the system, and it is not transitory which they originally anticipated because of the supply chain disruption. So now if you see globally, most of these large economies are all having inflation today at their decade highs, right? And inflation theoretically as well as practically is not really very good for economy beyond a certain point, right? So to control inflation, I think globally interest rates will have to go up, and also so much of liquidity that was infused in the system will have to be got down. So if you see Bank of England has already raised interest rate twice. You've seen Fed also come out and tell you that probably in 2022 they will increase rates 4 times, and I don't see a reason why India will say stay out of this in any ways, right? So you've already seen, like you rightly mentioned in your starting note, that we've already seen the 10-year reach 6.9 odd yield already. I don't see a reason why we will really be able to sustain in such a global inflationary situation without rates going up. In my opinion, rates in India will also soon start moving up, Alex. इसी को आगे बढ़ाते हुए कीर्तन मुझे ये समझना है, देखिए एक तरफ महंगाई जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है, दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला। निवेश की रणनीति पर हम बाद में आते हैं, लेकिन अब मेरे पे कर्ज कितना भारी पड़ेगा, इसके ब्याज दरों में कितना इजाफा होगा, या अगर लंबी अवधि का कर्ज है तो आप ज्यादा असर नहीं बढ़ता हुआ देखेंगे, मेरे पॉकेट पर सीधा बताएं इन दोनों की गाज कैसे गिरेगी अब? कविता जी, देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले तो आप किसी भी तरीके से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके ईएमआई के रेट्स नहीं बढ़ेंगे। आपके ईएमआई के रेट्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि आज अगर आप बैंक के पास जाकर कहते हैं कि आपको फिक्स इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, वो बिल्कुल इसे एनकरेज नहीं करते। काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हैं कि आप फ्लोटिंग पे चले जाइए। तो अगर ब्याज दरें बढ़ने वाली है तो आपकी आपकी ईएमआई पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। पर एक चीज़ डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप 3 साल पीछे चले जाइए 2018-19 में, मेरे हिसाब से ब्याज दरें तकरीबन 8.5 से 9% थी और आज 6.5% है। तो आज में और 3 साल पहले इंटरेस्ट रेट में कम से कम 2 से 2.5% का फ़र्क है। मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने के बावजूद भी इंटरेस्ट रेट्स 2018 में थे वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ईएमआई या आपको जिस रेट पे लोन 2018-19 में मिल रही थी, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि ये रेट्स 2018-19 पर वापस चले जाएंगे। ये कहने के बाद ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए, इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ने ही वाले हैं। तो आपने अगर फ्लोटिंग रेट पे लोन ली हुई है तो उसमें इम्पैक्ट आएगा ही। पर ये इम्पैक्ट इस तरीके से आता है कि जनरली आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाई जाती है, आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है। तो आप ईएमआई वही पे करते हैं, पर अगर आपका टेन्योर 240 महीने का था तो उसे 260 महीना कर दिया जाता है, क्योंकि शायद इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चली गई है। एक ही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही जाएंगे। किसी भी एक इकोनॉमी जो डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव हो रही है, तो ये ऊपर नीचे आई थिंक ऑटोमेटिकली अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे। पर हाँ, जब तक इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं अगले 2-3 साल तक थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 6 महीने की ईएमआई जितना पैसा एक आर्बिट्राज या लिक्विड फंड में एज सेफ्टी रख देना चाहिए, कविता जी।
Okay, good point. Good point that you're raising, that you have to keep some amount that is a bit of a reserve. But Poonam, coming to you on the fact that home loans disbursements have gone up significantly, the residential market as a whole is buzzing. And that's because we've seen interest rates fall to all-time lows, right? And people have gone out and gotten home loans at 6.55% rate of interest. That is something that we've never seen in our lifetimes. Should people be a little bit more wary, considering that you could see interest rates spike and you could well see 7.5% in not too long from now? Yeah, so like as Kirsten pointed out that even if there is a fluctuation in the interest rates going up right now, we are not looking at going it really high in the future times coming. So if there is a need, and again, if you look at the demand supply about the real estate, how people are going ahead and taking home loans, it is basically we as planners, we always say that you should right now in this market consume only that kind of real estate which you actually need for your own self to for your own consumption, not from an investment point of view. So in that perspective, if you are getting a loan, floating rate loan, a home loan, you can go for it. I don't think it is going to make too much of a difference because this is just a phase. It is going to stabilize going forward. Right now, because of the rising yields, the debt market is, volatile and the interest rates are affected with it. But in 3 to 6 months, things will stabilize and then you can go ahead with it. But I don't think it should have a very big impact on home loans as such. कर्ज की रणनीति तो आपने काफी हद तक हमें समझा दी दोनों ही मेहमानों ने, लेकिन अब मैं डेट पोर्टफोलियो की ओर आना चाहती हूँ। 6 से 7 महीने के लिए पैसे पार्क करने की तो बात सही है, उसको तो हम कहते हैं कि वैसे भी आपको करना ही चाहिए। इमरजेंसी फंड भी आप जब बनाते हैं तो इस तरह के डेट फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीर्तन, मेरा सवाल ये होगा कि 1 से लेके 5 साल की अवधि में अगर मैं किसी डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर करना चाहूँ, देखिए कैटेगरी में तो 16 है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि पारदर्शिता आए, यूनिफॉर्मिटी आए और निवेशकों को चुनाव करने में आसानी हो, इस लिहाज से 16 कैटेगरी बनाई है। लेकिन ब्याज दरों का असर किस तरह के फंड पे किस तरह का पड़ेगा, वो समझाइश देनी बहुत जरूरी है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से हमसे बात करें फ्लोटर फंड्स पर, पीएसयू बैंकिंग फंड्स पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के ऊपर, जिसका इस्तेमाल आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मिटिगेट करने के लिहाज से, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से और खासतौर से अगर आपका नजरिया 1 से 3 साल का है उसके लिहाज से रख सकते हैं। कविता जी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आज के समय में जब यील्ड्स ऊपर जा रही है तो आपको बॉन्ड में 2 तरह की जो टिपिकल रिस्क्स दिखती है, एक होती है क्रेडिट और दूसरी होती है ड्यूरेशन, राइट? इनमें से ड्यूरेशन रिस्क आपको हल्का सा कम लेना चाहिए या पॉसिबल हो तो ना लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में अगर आप डेट फंड में निवेश करते हो तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कभी भी आप पैसा लगा रहे हैं, आप कैटेगरी में से या प्रोडक्ट में से, स्कीम में से ऐसी स्कीम को चूज कीजिए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी आपके टाइम होराइजन से मैच हो रही है। जैसे अगर आप 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी एक कैटेगरी और उसके अंदर ऐसी एक स्कीम चूज कीजिए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 2 साल है। इसे होता यह है कि आप जनरली जैसे फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आप बैंक में जाएंगे और आपको 2 साल के लिए निवेश करना है तो आप 2 साल वाली फिक्स डिपॉजिट में निवेश करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसी को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे डेट में भी। तो सबसे पहले एवरेज मैच्योरिटी को आपके टाइम होराइजन से मैच कर दीजिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन या एवरेज मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रखना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं इनफैक्ट फ्लोटर फंड्स और क्रेडिट फंड्स में इस समय निवेश करने की सलाह दूंगा अगर इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है। देखिए, आप डेट में निवेश कर रहे हो तो आप रिस्क लेना नहीं चाहते, पर यहाँ पर मैं जो रिस्क कह रहा हूँ ये रिस्क थोड़ा सा क्रेडिट की तरफ ज्यादा है वर्सेस ड्यूरेशन। और अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है और आप एक फिक्स डिपॉजिट जैसे निवेशक हो तो आप मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश करना चाहिए। ये 3 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखना चाहिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 से 3 साल के बीच में। कविता जी, Okay, that's a fair point.
Guests, do stay with us, Poonam as well as Kirtan. We have to slip into a short break, but on the other side, we'll speak a little bit more about credit risk and how you can bring a bit of a pop to your portfolio. Of course, there's a risk involved. Do stay tuned.